नमस्कार, स्वागत है आपका एनए न्यूज के हिंदी बुलेटिन में और मैं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। झारखंड विधानसभा में बोले हेमंत सोरेन, आरोप साबित हुए तो राजनीति से संन्यास ही नहीं, छोड़ दूंगा झारखंड। पदभार लेते ही एक्शन में नीतीश कुमार के मंत्री तेजस्वी यादव को दिया सीधा जवाब। एग्जाम से पहले ही 10वीं का पेपर सोशल मीडिया पर लीक, शिक्षा अधिकारी के पास भी आया पर्चा। अवैध संबंध से पैदा बच्चा भी संपत्ति में बराबर का हकदार, उत्तराखंड यूसीसी बिल प्रावधान में शामिल। कोर्ट से परमिशन लेकर राज्यसभा पहुंचे आप सांसद संजय सिंह, सभापति धनखड़ ने शपथ से रोका। मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू ने संसद में भारत को दिया अल्टीमेटम, इस्लामिक मुल्क होने पर कही बात। और आइए अब विस्तार से नजर डालते हैं आज की खबरों पर। देश के विभिन्न अल्पसंख्यक वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले धार्मिक नेता आज संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से मिलने के लिए संसद पहुंचे। क्या देश में चल रहे धार्मिक मतभेद को खत्म करने के लिए या देश में आपसी भाईचारे का पैगाम देने की एक नई पहल की जा रही है, या फिर आने वाले 2024 के चुनाव की तैयारी है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तरीके अलग, पैगाम में मोहब्बत है, पैगाम देश है। आज प्रधानमंत्री जी से मिलने वाले चीफ इमाम और तमाम सारा देश के चीफ इमाम डॉक्टर इमाम इलियास जी। जमीन घोटाला मामले में झारखंड के सीएम रहे हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद आज झारखंड की चंपाई सरकार अपना बहुमत साबित करेगी। विधायकों की टूट के डर से जेएमएम ने विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया था और अब आज होने वाले फ्लोर टेस्ट के लिए विधायक वापस लौट चुके हैं। तो दूसरी तरफ अदालत ने भी फ्लोर टेस्ट में वोटिंग के लिए पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जमानत दे दी है। हेमंत सोरेन ने कहा है कि मुझे जेल की सलाखों के पीछे बांधकर ये अपने मंसूबों में नहीं कामयाब हो पाएंगे। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जो देश की संवेदनशील व्यवस्थाएं हैं, देश का 12 लाख करोड़ लेकर जाने वाले का उन्होंने बाल भी बांका नहीं किया। हेमंत सोरेन ने कहा है कि मैं आंसू नहीं बहाऊंगा, आंसू वक्त के लिए रखूंगा। साबित करें कि वो जमीन मेरे नाम पर है। अगर मुझ पर घोटाले साबित हुए तो राजनीति छोड़ दूंगा। ईडी की कार्यवाही के खिलाफ पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी। आज मुझे किस लिए अरेस्ट किया गया? 8.5 एकड़ जमीन के घोटाले पर अगर है हिम्मत सदन में तो कागज पटक कर दिखाए कि 8.5 एकड़ का जमीन हेमंत सोरेन के नाम पर है। अगर होगा मैं उस दिन से राजनीति से इस्तीफा दूंगा। बिहार में जिस खेल की बात पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने की है, उसे खेलने के लिए जेडीयू तैयार है। सोमवार यानी आज 5 फरवरी को पदभार संभालते हुए सीएम नीतीश कुमार के मंत्री विजय कुमार चौधरी एक्शन में दिखे। उन्होंने तेजस्वी यादव के खेल वाले बयान का सीधा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर बहुमत साबित करना ही खेला है तो खेल होगा। दरअसल विजय कुमार चौधरी ने अपने कार्यालय पहुंचे थे। उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। उन्हें नई सरकार में जल संसाधन विभाग का मंत्री बनाया गया है। इससे पहले महागठबंधन की सरकार में वो वित्त मंत्री थे। पदभार ग्रहण करने के बाद जब उनसे पूछा गया कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि खेला होगा, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि कोई खेल नहीं होगा। अगर बहुमत साबित करना ही खेला है तो खेल होगा। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के बोर्ड परीक्षाएं सोमवार यानी आज 5 फरवरी से शुरू हो गई हैं। परीक्षाओं के दौर में पहले दिन आज हिंदी का पेपर हुआ, लेकिन इंदौर में सुबह जब छात्र परीक्षा देने सेंटर पहुंचे तो उन्हें कुछ अव्यवस्थाओं का सामना भी करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ जो पेपर बच्चों को दिया गया वो पहले ही मोबाइल पर लीक होने की खबरें आ गई हैं। हालांकि सुबह इसकी पुष्टि नहीं हो सकी, लेकिन कुछ समय बाद दोपहर होते होते व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर ये पेपर तेजी से वायरल हुआ। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच की बात कही है। 10वीं बोर्ड परीक्षा के पहले दिन हिंदी का पेपर हुआ है। इस दिन इंदौर में भी बच्चों ने परीक्षा दी, लेकिन परीक्षा देने से पहले ही हिंदी का पेपर टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर वायरल होने लगा। जब इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी से प्रश्न किया गया तो उनका कहना था कि पेपर उनके पास भी आया है, लेकिन अभी उन्होंने उसे डाउनलोड नहीं किया।
वहीं बाद में देखेंगे कि पेपर सोशल मीडिया पर कैसे आया। इस मामले में विभाग अपने स्तर पर जांच कर रहा है। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने न्यू यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी के फाइनल ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। इससे 6 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा। आज से विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है। ये विशेष सत्र खासतौर पर यूसीसी को कानून बनाए जाने के लिए बुलाया गया है। ड्राफ्ट को सदन के पटल पर पेश करने से पहले कैबिनेट की मंजूरी जरूरी थी। ड्राफ्ट कमेटी ने बहु विवाह से लेकर बाल विवाह पर प्रतिबंध तक प्रावधान किया है। इसके साथ ही अवैध संबंध से होने वाली संतान को भी संपत्ति में बराबरी का हक देने की सिफारिश की गई है। 740 पेज की ड्राफ्ट कमेटी की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय कमेटी ने तैयार किया है। इसे शुक्रवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपा गया था। समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक का उद्देश्य नागरिक कानूनों में एक रूपता लाना है, यानी प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून होना। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। ये कानून सामाजिक मामलों से जुड़ा हुआ है। ये सभी पंथ के लोगों के लिए विवाह, तलाक, भरण पोषण, विरासत और बच्चा गोद लेने आदि समान रूप से लागू होता है। देखिए, अभी तो ड्राफ्ट किसी के सामने आया ही नहीं है, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि उसमें क्या हो रहा है। ड्राफ्ट मुझे मिला है और अभी उस ड्राफ्ट का अध्ययन होगा, उसके बाद उसको लागू करेंगे। और चुनाव अपनी जगह पर है। ये तो हमारा इस विधानसभा के चुनाव में उत्तराखंड की जनता के साथ जो हमने वायदा किया था, जो हमने संकल्प किया था, उत्तराखंड की जनता ने जिस काम के लिए हमको मौका दिया है, सेवा करने का मौका दिया है, सरकार में आने का मौका दिया है, हम वो वायदा पूरा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह आज राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ नहीं ले सके। दरअसल राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने संजय सिंह को सांसद के तौर पर शपथ लेने की अनुमति देने से ये कहकर इनकार कर दिया कि उनका मामला फिलहाल विशेष अधिकार समिति के पास है। तो वहीं इस मामले पर संविधान और संसदीय प्रक्रिया के जानकारों का कहना है क्योंकि अदालत ने संजय सिंह की राज्यसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने की इजाजत की अर्जी पर फैसला नहीं दिया है, लिहाजा संजय सिंह सदन में तो जा ही नहीं सकते। अब तो लगता है कि आचरण समिति की सिफारिश आने के बाद ही उनकी शपथ विधि का रास्ता साफ हो सकेगा। आपको बता दें कि संजय सिंह ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने और मौजूदा संसद सत्र में भाग लेने के लिए कथित आबकारी घोटाले से संबंधित धन संशोधन मामले में अंतरिम जमानत की मांग करते हुए दिल्ली की एक अदालत का रुख किया था। विशेष न्यायाधीश M.K. नागपाल सिंह की अर्जी पर प्रवर्तन निदेशालय ED को नोटिस जारी किया गया और केंद्रीय जांच एजेंसी को 3 फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया। सिंह ने अर्जी में 4 से 10 फरवरी तक अंतरिम जमानत का अनुरोध किया था। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने 5 फरवरी को संसद की बैठक में दिए अपने पहले राष्ट्रपति भाषण में भारत का नाम लिए बगैर कई बातें कही हैं। इंडिया आउट के नारे पर सत्ता में आए मोइजू ने अपने संबोधन में कहा है कि उनकी सरकार देश की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा है कि अगर देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता को किसी तरह का खतरा होता है तो वो दृढ़ रहेंगे और किसी भी परिस्थिति में किसी भी बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। संसद को अपने पहले संबोधन में मोइजू ने मालदीव में भारतीय सैनिकों की मौजूदगी पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनका मानना है कि मालदीव के बहुसंख्यक लोग उनकी सरकार का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा है कि लोगों को उम्मीद है कि उनकी सरकार विदेशी सैनिकों की मौजूदगी को खत्म कर देगी। मोइजू ने भारत के साथ हाल ही में खत्म किए गए हाइड्रोग्राफिक समझौते की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि मालदीव के लोगों की उनकी सरकार से ऐसी आशा भी है कि वो अपने खोए हुए समुद्री क्षेत्र को हासिल कर लेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि किसी देश से कोई ऐसा समझौता ना हो जो मालदीव की संप्रभुता का उल्लंघन करता हो। पेटीएम पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पाबंदी क्या देश की सुरक्षा के मद्देनजर या व्यापारिक गड़बड़ियों के कारण हुई? इस सवाल के जवाब की तलाश में कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम खुलासे किए गए या उनके द्वारा आरोप लगाए गए।
राजनीतिक आरोपों और प्रधानमंत्री के पेटीएम में इन्वॉल्वमेंट के अतिरिक्त उन्होंने बताया कि पेटीएम पर शुरू होते ही 2017 में आरोप लगने शुरू हो गए थे, लेकिन अपने राजनीतिक संबंधों का लाभ उठाते हुए विजय शेखर शर्मा किसी भी कानूनी कार्यवाही से बचते रहे हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि पेटीएम में 10% हिस्सा चीन की किसी कंपनी का भी है, और अगर ऐसा है या किसी विदेशी साझेदार के साथ भारतीयों की जानकारी या डेटा शेयर किया जाता है तो ये यकीनन तफ्तीशनाक हो सकता है। एक बार नजर डालिए इस बयान पर। शेखर शर्मा के हैं, जो पेटीएम के सीईओ हैं, जो पेटीएम के संस्थापक हैं, फाउंडर हैं, और इस तरह का साधुवाद देना, इस तरह की खुशी व्यक्त करना स्वाभाविक है, क्योंकि मोदी जी ने छप्पर फाड़ के उनको खुशियां देने का काम किया है। आप ये सोचिए कि जिस नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था को अधिया दिया, जिस नोटबंदी ने हजारों लाखों एमएसएमईज बंद कर दिए, लोगों को बेरोजगार कर दिया, उस नोटबंदी को साल दर साल अपने लिए सबसे शुभ दिन मानने का काम करने वाले व्यक्ति विजय शेखर शर्मा हैं। उन्होंने अपनी कंपनी का आईपीओ भी 8 नवंबर को ही किया था, 2021 को। खैर, परेशान करने वाली बात यह है कि इस व्यक्ति और इसकी कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आक्षेप लगे हैं और गंभीर आरोप लगे, और ये विपक्ष ने नहीं लगाए, ये इस देश के भारतीय रिजर्व बैंक ने लगाए हैं। और उन अनियमितताओं के चलते उनके पेटीएम पेमेंट बैंक को प्रतिबंधित कर दिया गया है, पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ना वो टॉपअप कर सकते हैं, ना वो कुछ क्रय कर सकते हैं, ना वो जमा कर सकते हैं पैसा। 29 फरवरी से पेटीएम पेमेंट बैंक पूरी तरह बंद हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए सारी कार्रवाई आरबीआई ने अपने अधिनियम 35A के तहत की है। तो ये वो व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री के बेहद करीबी हैं। ये वो व्यक्ति हैं जिनके बारे में प्रधानमंत्री अपनी चुनावी रैली में जिक्र करते हैं, तमाम सेल्फी खिंचाते हैं। आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री की तस्वीर को अगर आप किसी अखबार में इस्तेमाल करते हैं विज्ञापन के लिए तो आपको पीएमओ की संस्तुति चाहिए होती है। तो ये बहुत करीबी है प्रधानमंत्री के, बहुत चहेते हैं, बहुत लाडले हैं, और अब ये मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आक्षेपों से घिरे हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि ये गाज एकदम से गिर गई है, क्योंकि अगर खबर देखिए और रिपोर्टर्स जो आप ही लोग लगा रहे हैं उनके मुताबिक 2017 में लाइसेंस मिलने के 1 साल के अंदर गंभीर घपले शुरू हो गए थे, और आरबीआई ने बार बार दंडित करने का भी काम किया। कभी जमाकर्ताओं पर रोक लगी, कभी जुर्माना लगा 6-6 करोड़ रुपए का, तमाम चीजें हुई। लेकिन उस दौरान भी, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री इनकी पैरवी करते रहे, इनका प्रचार प्रसार करते रहे। कुछ बातें जिन पर इनको यह सजा सुनाई गई है उसका उल्लेख कर देती हूं। खबरों के मुताबिक आरबीआई ने 35 करोड़ पेमेंट बैंक के जो वॉलेट थे उसका निरीक्षण किया। उसमें से 31 करोड़, 35 करोड़ का निरीक्षण किया, 31 करोड़ निष्क्रिय पाए गए। पैन कार्ड, एक पैन कार्ड हजारों नंबरों से जुड़ा पाया गया। लाखों खातों का केवाईसी नहीं हुआ था। मनी लॉन्ड्रिंग की संभावनाएं इसी से उजागर हुई। बैंक द्वारा लगातार झूठी अनुपालन रिपोर्ट देती जाई गई, और जो ग्रुप 197 कंपनी का नाम है, लेकिन पेटीएम की जो ग्रुप कंपनीज हैं उसमें आपस में जो घपला था उसके चलते आरबीआई ने ये बड़ा कदम उठाया। यहां पर 2 चीजों की बात करनी जरूरी है, क्योंकि पेटीएम पर पहले भी अपने डेटा को भारतीय जनता पार्टी के साथ साझा करने का गंभीर आरोप लग चुका है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक के बीच और पेटीएम के बीच होने वाले डेटा ट्रांजैक्शन पर भी गहन चिंता जताई है, और यह भी सामने आता है कि इस चिंता के बावजूद ना शीर्ष अधिकारियों का तबादला हुआ, ना उनके खिलाफ कोई कदम उठाया गया, और कंपनी ने बिजनेस बढ़ाने के जुनून में लगातार नियमों का उल्लंघन किया और हर तरह के कानून को ताक पे रखा।
शायद वो एक कहावत है हमारी तरफ, कहते हैं जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। मोदी जी साथ में हैं, उनके साथ सेल्फी खींच रही हैं, वो प्रचार प्रसार आपका इलेक्शन रैली में कर रहे हैं, तो डरने की क्या बात है इन लोगों को। खैर, एक और चिंता जो आरबीआई ने जताई वो पेमेंट बैंक की शेयर होल्डिंग को लेकर है। करीब 49% हिस्सेदारी पेटीएम कंपनी की थी, जिसे लोग 197 कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं, लेकिन 51% हिस्सेदारी इस बैंक की सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति विजय शेखर शर्मा के पास थी, जिनकी सारी सेल्फी मैंने आपके सामने साझा करी है। और ये एक बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि इससे ये साफ होता है कि एक व्यक्ति जिस तरह का भी निर्णय चाहे वो कर सकता था। अंत में आरबीआई की कार्रवाई की एक बड़ी वजह, और ये बहुत चिंता का विषय ये भी था कि चीनी निवेश भर भर के, चीन की कंपनी का निवेश भर भर के पेटीएम में था, पहले अलीबाबा और उसके बाद भी जो एंट ग्रुप है चाइना का, उसके पास करीब 10% साझेदारी आज भी है, और संभावनाएं हैं कि डेटा की साझेदारी उस कंपनी के साथ की गई। फिलहाल आज के बुलेटिन की खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। ऐसी और ताज़ा तरीन खबरों और अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें ANN न्यूज़ हिंदी।